लेकिन अब आती है समस्या की बात, तो ईएसआई की समस्या है, क्या समस्या है ऐसी जो? इसमें दो समस्याएं हैं कि पैसा तो लेता है ईएसआई कॉर्पोरेशन जी, लेकिन उसने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दे रखी है राज्य सरकार ने। अच्छा, कि भाई आप स्वास्थ्य आप दो, तो संभालो और आप जो खर्च करोगे उसका 1/8 आपने देना, 7/8 हम देंगे। अच्छा, इसको अगर हम और आसान शब्दों में कहें तो कि भाई आपको अगर 3,000 रुपया खर्च करना है आपने एक मजदूर के परिवार पे स्वास्थ्य के लिए जी, तो इसमें से आपको 125 रुपए आपको मतलब अपनी जेब से लगाने, सरकार को, राज्य सरकार को। जी जी। और जो आपको 2875 रुपया ईएसआई कॉर्पोरेशन से रिइंबर्स हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राज्य सरकारें इसमें वो 3,000 रुपया खर्च ना करके 700-800 रुपए से ही गुजारा कर, मतलब कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होती है। जो खर्चा वो अपना 1,200 रुपया बचाने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मजदूर का 2800 रुपया लेकर के उसको सुविधा देने के लिए क्या है। इस तरह की प्रॉब्लम्स है अभी जी, कि भी राज्य सरकार अगर 3,000 करे तो अच्छा, मतलब जो है ना, आप सोचिए कि 3 लाख परिवार है फरीदाबाद हरियाणा में जी, 3,000 रुपए के हिसाब से 900 करोड़ रुपया उनको मिल सकता है स्वास्थ्य सेवाएं देने की। अब 900 करोड़ में से 125-150 करोड़ उनको अपनी जेब से लगाना है और बाकी पैसा उनको कॉर्पोरेशन से मिल जाना है। जी, तो वैसे सरकार को प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, बस वो इसके पीछे मतलब जैसे इच्छा शक्ति की महसूस की। जी जी जी, कि हरियाणा में एक ये थोड़ा सा ये है कि ये मजदूर हमारा नहीं। अच्छा, ये हरियाणा का नहीं। ये पॉलिटिकल जो विल पावर के ऊपर बहुत कुछ है। इसकी समस्या हरियाणा में भी है, इसकी समस्या पूरे देश में है लगभग। अच्छा, जैसे कई राज्य हैं वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, जैसे पश्चिम बंगाल है, अच्छा, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। अच्छा, ये राज्य हैं जो पूरा अपना 3,000 रुपए के संभावित अमाउंट खर्च कर। अच्छा, और इसलिए वहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। ये केवल नॉर्थ इंडिया में ही ये समस्या ज्यादा है। अब ये सोचिए कि ये हमारे यहाँ का मजदूर, ये उत्तर प्रदेश का है, बिहार का, इस तरह की सोच शायद वो आकर के यहाँ आपके यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है, यही का हो गया, यहाँ उत्पादन कर रहा है, आपके राज्य को अमीर, उस फैक्ट्री से आप और टैक्स ले रहे हो। जी जी जी, तो वो सब चीजें आप वो उसी वजह से ले रहे हो कि वो काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो कैसे उत्पादन होगा? तो यहाँ पे ये एक छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में कोई कभी मीटिंग हुई हो? हाँ, मैं आपके कर रहे होंगे जरूर। मेरे को मौका मिला है लेबर मिनिस्टर्स के साथ बात करने का, समझाने का, लेकिन समहाउ जो मुख्यमंत्री हैं वो उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। उम्मीद करेंगे और ये जो हमारे आगे अच्छा होगा। जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनसे ज्यादा उम्मीद है। ये लेबर मिनिस्टर हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इनको इस स्कीम के बारे में जानकारी भी है। ये थोड़ा सा भी प्रयास करें तो ये अपनी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक प्रार्थना भी करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरफ भी ज्यादा से ज्यादा विचार किया जाए जी, तो जिससे कि उन थोड़े गरीब मजदूरों का एक और फायदा हो सकता है। देखिए, हरियाणा की आधी आबादी को इसका फायदा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस आधी आबादी को आपको स्वास्थ्य के ऊपर कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है और उसका हर लेवल का इलाज उपलब्ध होगा उसको। जी जी जी, जो इलाज आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है वो प्राइवेट में से करवाया जाएगा। जी जी, हमारे यहाँ जैसे कैंसर का इलाज में जैसे रेडियोथेरेपी का काम है वो है हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम उनको या तो मतलब एशियन में या सर्वोदय हॉस्पिटल में भेजते हैं, उसको रेफर करते हैं और वहाँ उसका पूरा इलाज होता है। तो ये भी एक आपके पास सुविधा है कि आपने केवल इंतजाम करना। तो बेटर और अच्छा हो, ऐसी उम्मीद करेंगे। इसी बीच में कुछ राज्य कॉर्पोरेशन ने अपने हॉस्पिटल भी खोले हैं। अच्छा, जहाँ राज्य सरकारों की कमजोरी देखी उन्होंने। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है कॉर्पोरेशन द्वारा अपना अस्पताल खोला क्योंकि राज्य सरकार जहाँ कमजोर है वहाँ वो कमी हम पूरी करते हैं। तो ऐसे करके पूरे देश में इन्होंने 65 अस्पताल जो है भी खोल चुके हैं और वहाँ पे सुविधाएं ये मतलब कर रहे हैं और 18 मेडिकल कॉलेज ये खोल चुके हैं, 10 मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे। जी जी, तो ये थोड़ी थोड़ी सुविधाओं का विकास हो रहा है। जी जी, और जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो वहाँ मजदूरों को अच्छी सुविधाएं मिलने का रास्ता भी खुलता है। तो डॉक्टर साहब,
हम ईएसआई का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, ईएसआई में एक तो सबसे पहला काम ये है कि भाई सुविधाओं का, जैसे मजदूरों की संख्या पिछले 5-6 सालों में 1.5 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंची, बढ़ गई। हरियाणा की आंकड़े? पूरे इंडिया की। अच्छा, पूरा इंडिया के। हरियाणा की भी मैंने जब नौकरी शुरू की थी 1992 में, जी जी, तब 2.5 लाख मजदूर थे। अच्छा अच्छा। आज 30 लाख मजदूर। 2.5 से 30 लाख पूरे ऑल इंडिया लेवल पे 50 लाख मजदूर कवर्ड थे जब मैंने नौकरी शुरू की जी। आज 4 करोड़। अच्छा, तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके बढ़ाने से पहले अपनी सुविधाओं का विस्तार जरूर है। जैसे अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार तो हो रहा है जी, लेकिन एक और मुद्दा है, जैसे डिस्पेंसरी लेवल जहां मजदूर सबसे पहले जाके इलाज लेता है, उनका विस्तार और उनकी सुविधाओं का सही मतलब संचालन, ये एक उस पर निगरानी की आवश्यकता है। हरियाणा में ये चिंता का विषय है जी जी, कि मजदूर जब डिस्पेंसरी में जाता है तो उसके साथ पूरा जो इलाज जैसा उसको मिलना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। जो भी कारण हो, राज्य सरकार अपना पैसा खर्च ना करने की वजह से, अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी की वजह से, कि पोस्ट खाली पड़ी है, मजदूर पैसा दे रहा है इलाज के लिए जी, आप वहां नौकरी पर नहीं रख रहे हो। ये बहुत सारी चीजें ऐसी नुकसान, 30 लाख मजदूरों के ऊपर 1500 डॉक्टर डिस्पेंसरियों में कार्य करने चाहिए। 1500 फार्मासिस्ट कार्य करने चाहिए। हमारे पास कुल 250 डॉक्टर डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, जहाँ 1500 काम करने चाहिए। उम्मीद करेंगे कि कुछ बेटर हो। पहले तो इसको मतलब सुधारें, इसको सुधारना, और इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाएं कि कोई पोस्ट खाली क्यों रहे। आप वेटिंग लिस्ट बनाओ हर 6 महीने में, और उसमें से तुरंत जब भी खाली हो तुरंत लो जी, और आगे बढ़ाओ उसको जी। और ये स्वास्थ्य तो सबसे पहली प्राथमिकता है। जहां आपके पास, जैसे राज्य सरकारों की पैसे की समस्या है जी, तो वो इसलिए भर्ती नहीं करते, मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन ईएसआई में तो पैसे की समस्या नहीं, यहाँ तो करने वाला आएगा, सेवा देगा। क्या प्राइवेट रूप से ईएसआई भर्ती नहीं कर सकती है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता निकाल करके आप रेगुलर भर्ती करके आप करो, पर टेम्परेरी भी आप मतलब ले सकते हो जब तक आपको जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे हमारे जो भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं जी, इनको 1 साल का बॉन्ड करना पड़ता है। हाँ, तो उसके वो लोग आने को तैयार है। वो कहते हैं जी हमें 2 साल के लिए बॉन्ड पे रख लो आप, एक की बजाय। मान लो हरियाणा से 125 बच्चे हर साल एमबीबीएस कर रहे हैं जी, तो उनको 1-2 साल की नौकरी तो आप आराम से वैसे बिल्कुल। अच्छा, उसका पैसा भी कॉर्पोरेशन ने देना है, आपने नहीं देना। उसकी जो तनख्वाह बनती है वो कॉर्पोरेशन ने देनी है। तो आपके पास 200 डॉक्टर हर साल मतलब जो है ना आ सकते हैं, और वो 2-2 साल नौकरी करेंगे तो आपकी पोस्ट खाली नहीं रहेंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर कि डॉक्टर के जो विचार हैं और जो सजेशंस हैं वो किसी सही व्यक्ति के कानों में पड़े और वो जो है आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब, एक मुद्दा और मैं आपके सामने, जी, कि ये सही में एक रिटायर्ड आईपी के लिए एक सुविधा है हमारे यहाँ पे चलती है। आईपी इंश्योर्ड पर्सन, जो हमारा मजदूर मतलब पैसे देता है, जो उसमें कार्ड बना हुआ है, उसको हम इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। जी। तो जब वो रिटायर हो जाता है जी, तो 9 महीने के बाद वो स्कीम से बाहर हो जाता है। अच्छा, 9 महीने बाद तक ये स्कीम पे उस पे लागू होती है, उसके बाद वो स्कीम से बाहर हो जाता है। तो ये तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है। तो ईएसआई ने 1992 में एक स्कीम चालू करी जी, कि वो 10 रुपए महीना के हिसाब से साल का 120 रुपए जमा कराए। अच्छा, और डिस्पेंसरी और अस्पताल में होने वाली सुविधाएं प्राप्त करे। लेकिन उसको रेफर नहीं किया जाता था प्राइवेट में। अच्छा, अभी आफ्टर रिटायरमेंट अभी ईएसआई ने एक नई स्कीम को मतलब स्वीकृति दी है, अभी वो लागू नहीं किया इन्होंने जी, कि अगर वो 7,500 रुपया साल के जमा कराए तो वो हर तरह की सुविधा के लिए एंटाइटल्ड है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे कि फायदा, जो रिटायर्ड मजदूर है वो भी अपना इलाज, उनको भी फायदा। ये तो होना चाहिए, वैसे मानवीयता के आधार पर भी होना चाहिए कि एक मजदूर के इलाज लेगा, फ्री इलाज नहीं लेता। जी, एक मजदूर पूरी जिंदगी कमाया, उसने अपना पैसा भी जमा किया, तो जरूर थोड़ी कि सारे मजदूरी इलाज कराते हैं। जिसको जरूरत है वो कराता है, बाकी पैसा बचा रह जाता है। 16 करोड़ हमारे पास इस टाइम है, 4 परिवारों के 16 करोड़ जी, वो सभी इलाज के लिए नहीं आते। जी। तो डॉक्टर साहब एक चीज में और इसमें कहना चाहता हूं जी,
कि पीएफ के मामले में आप देखते हैं कि पीएफ की भी लिमिट 15,000 रुपए है आज। लेकिन जो 15,000 से ज्यादा जिनकी तनख्वाह हो जाती है जी, उनको पीएफ बाहर नहीं करता। अच्छा अच्छा, वो कंटिन्यू रहते हैं। मालिक 15,000 पे ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन 2 लाख 5 लाख तक कमाने वाले लोग भी पीएफ के सदस्य बने रहे। हाँ हाँ, तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ईएसआई में भी आउट करने का स्कीम खत्म हो। अगर आपकी लिमिट 21,000 है तो 21,000 पे उससे पैसे लेते रहो जो उसका बनता है जी, और उसको इलाज देते रहो, स्कीम से बाहर मत करो। मतलब एक मानवीयता के आधार पर ये मतलब होना चाहिए। ये मजदूर भी चाह रहे हैं आजकल जी। पहले तो सुविधाएं नहीं थी तो मजदूर खुश होता था ईएसआई से बाहर हो जी। अब कोशिश उसकी ये रहती है, मालिक को कई बार सुविधाएं मिल रही है तो मजदूर अपने मालिक से कहता है जी मेरी तनख्वाह आप अगले साल बढ़ाना, इस साल मेरे को ईएसआई में कवर रहने दीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि ईएसआई में भी आउट करने की स्कीम बंद होनी चाहिए। जो आदमी ईएसआई में कवर हो गया वो पूरी उम्र रहे, आप उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 21,000 तक लो जी जी। 21,000 पे जो उसका शेयर बनता है जो 4% उतना लेते रहो उससे, और बाकी जो है उसको, लेकिन जो सुविधाएं उसको मेडिकल सुविधाएं वो पूरी मिलती रहे। देश में मेडिकल सुविधाएं खास तौर से प्राइवेट अस्पतालों में इतनी महंगी है कि कोई भी साधारण आदमी बगैर कुछ अपनी संपत्ति को बेचे बगैर बिल्कुल इलाज नहीं करा सकता। तो अगर ये स्कीम उसके हाथ में उपलब्ध होगी, सीजीएचएस में उपलब्ध है, ईसीएचएस में जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं उनको स्कीम उपलब्ध है, हरियाणा सरकार के रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं उनको सुविधा गवर्नमेंट को, तो इनको भी मजदूरों का भी ये हक बनता है कि उनको नौकरी में रहते हुए भी 21,000 के ऊपर और रिटायर होने के बाद उनको रिटायर्ड आईपी की स्कीम में लाइफ लॉन्ग उनको इलाज मिलना चाहिए। ये मेरा एक इसमें मतलब है। ये डॉक्टर साहब का सुझाव, और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से मजदूर वर्ग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो डॉक्टर साहब अंत में अगर हम इसकी बात करें तो ईएसआई के खतरे क्या हैं? अगर सबसे पहला खतरा तो यही है कि ईएसआई के मजदूर को वोट बैंक नहीं समझा गया। अच्छा, इस वजह से इसकी तरफ पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख करोड़, इलाज नहीं मिलता, पूरा इलाज जितना मिलना चाहिए। कुछ हमने मेडिकल कॉलेज खोल के कुछ सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन पूरे देश के लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत मजदूर है जो इलाज नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिला है जी। एक तो इलाज मिलने की गारंटी होनी चाहिए। तो एक खतरा तो एक राज्य सरकारें केंद्र सरकारें अपने और कामों में मस्त हैं, उनको मतलब ये मजदूर क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है इस तरह से वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है। दूसरा ये कि इनका जो 2 लाख करोड़ रुपया जो इकट्ठा हो गया है जी, इस पे भी बुरी नजर। अच्छा है कि किसी तरीके से इसको मजदूरों से लेकर के इसको मतलब इधर उधर खर्च कर दिया जाए कुछ, तो ये भी एक मतलब खतरा है कि अगर डॉक्टर साहब इसको मैं थोड़ा समझूं कि अगर वो पैसा वालों है तो वो सरकार का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, सरकार, वो मजदूरों की जो कॉर्पोरेशन है जो, इसमें 10 एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा अच्छा, 10 मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं और 10 इसके अंदर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि। ओके। और केंद्र सरकार के जो लेबर मिनिस्टर है, लेबर सेक्रेटरी है, वो इसको चलाते हैं, ये लोग मिलकर वही अंतिम मतलब फैसला होता है। राज्य सरकार पे नहीं जाता या केंद्र सरकार पे नहीं जाता है। तो वो हम ये चाहते हैं कि इसका उपयोग अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाने में हो। हर जिले में एक बड़ा मतलब डिस्पेंसरी खोली जाए, जरूरत पड़ने पर वहां पे मेडिकल बेड का मतलब अस्पताल, जैसी जैसी मजदूरों की संख्या बढ़े और 200 की संख्या 200 बेड की संख्या होती है उसमें हम मेडिकल कॉलेज खोले, तो कम से कम हम पूरे हिंदुस्तान में 400 से 500 मेडिकल कॉलेज ईएसआई अपना खोल सकते हैं। और अगर ये मजदूरों की संख्या 10 करोड़ पे पहुंच जाए तो ये इसके लिए इतने आपको बेड भी बहुत चाहिए जी। 10 करोड़ का मतलब है 50 करोड़ आबादी। 50 करोड़ आबादी के लिए आपको कम से कम 5 लाख बेड चाहिए। हमारे पास कुल 25,000 बेड हैं आज के लिए। तो अगर आप 25,000 से 5 लाख बेड बनाओगे तो कितना एक्सपेंशन होगा जी जी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जिसका पैसा आपके पास रखा हुआ है जी, केवल आपने प्लानिंग करनी। तो केंद्रीय लेबर मिनिस्टर का ये मैं समझता हूँ कि दायित्व है कि वो स्कीम को पूरे लेवल पे जो है
जहाँ कहीं राज्य सरकार कमजोर हो वहाँ अपने लेवल पे अस्पताल खोलें जी। जहाँ राज्य सरकार चलाने को तैयार है वहाँ राज्य सरकार की मदद लें और सब मिल करके अगर ये 10 करोड़ परिवारों को ESI में कवर कर लिया जाए तो इससे जो और स्कीम है स्वास्थ्य की उन पे भी वजन कम हो। राज्य सरकारों को अपना बजट वो और जो गरीब लोग हैं या जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उन पे जो मतलब वहां खर्च कर पाएगी कि भाई हमें मजदूर कहते हैं हमें आपसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमारी स्कीम को अच्छे से चला 1/8 जो बनता है उतना दे दो, इतना तो उनका अधिकार भी है राज्य सरकारों तो 1/8 का हिस्सा उनको दें और बाकी जो और आपके सिविल हॉस्पिटल हैं और जो सुविधाएं हैं वहां पे मेहनत दें। तो आज हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से डॉक्टर साहब के ESI के ऊपर विचार जाने, ESI क्या है, उसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं और मानवीयता के आधार पर डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कही कि अगर ESI का सही तरह से उपयोग हो तो कोई भी मजदूर ऐसा ना रहे कि जो अपना इलाज अच्छी तरह से ना करवा सके। तो डॉक्टर साहब इतनी ज्ञानपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हमारा यह पॉडकास्ट और इस जो भी हम पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। पता नहीं कौन सी जानकारी किसके काम आ जाए। और आप फॉलो करें, YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और आइकन बटन जो होता है उसको दबाएं ताकि आपको हमारे नई नोटिफिकेशन मिल सके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।